हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं, घटनासार वार्षिकी 2023 की आ चुकी है और इसमें जो करंट अफेयर शामिल किया गया दोस्तों, वो है आपका अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का, जिसमें हम लोगों ने पहली और दूसरी क्लास में नेशनल जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग केवल हर एक वीडियो में एक एक सेगमेंट को जो है कि कंप्लीट करेंगे, जिससे 5 से 6 सेगमेंट में ये क्लासेस कंप्लीट हो जाए आपकी, और आपको समय रहते घटना चक्र की यानी घटनासार की पूरी रिवीजन हो जाए। तो आज की हमारी क्लास में चाहे वो 1.5 घंटे की क्लास हो या फिर वो 2 घंटे की, लेकिन आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है, उसको पूरा एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पे। तो इंडेक्स में आप लोग देखेंगे कि हमने इसको पहली और दूसरी क्लास में कवर किया है, लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, और इसको आज हम लोग एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर इसी तरीके की अपडेट्स आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको पहला और दूसरा लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज उस क्लास का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसी प्रकार की PCS की या सिविल सर्विसेज की जो भी तैयारी आप लोग करते हैं तो इस चैनल पे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग सब्सक्राइब करिए। ऐसा ना लगे आपको कि केवल मेरे कहने पे करिए, कंटेंट ऑलरेडी इतना सारा है, टेस्ट पेपर से लेके घटना चक्र हर एक चीज़ आपके लिए प्रोवाइड की गई है। आप लोग उसको देखिए, तैयारी बेहतर करिए और हमारे साथ जुड़िए और हमारी फैमिली का सदस्य बनिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे देखने में और पढ़ने में भी। फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य देश। तो फिनलैंड जो है कि दोस्तों अभी हाल ही में बन गया है 31वां इसका सदस्य। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहा जाता है, का 31वां सदस्य देश बन गया है। इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। हालांकि तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन की सदस्यता का मामला अभी अधूरा है, लेकिन फिनलैंड को जो है कि सहमति मिल गई है और फिनलैंड इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुका है। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप की सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद संकेत दे दिए थे कि वे नाटो के गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने वाले दस्तावेज सौंपे, और जिसके बाद फिनलैंड नाटो का नया सदस्य देश बन गया और 31वें देश के रूप में यह स्थापित हो गया है। अब आइए नाटो से संबंधित भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो नाटो की जो 4 अप्रैल 2023 की जो बैठक थी वो 74वीं बैठक थी, और 1949 को ही संगठन की स्थापना के लिए वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सी संधि थी वो? वॉशिंगटन संधि। और अपनी वर्षगांठ के दिन ही फिनलैंड को शामिल करने का नाटो ने ऐतिहासिक कदम उठाया। फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्की नाटो का अंतिम देश था। स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके गठबंधन में शामिल होने में कुछ वक्त और लग सकता है। तो अभी तो केवल 31 देश हैं। आइए 31 देशों के एक बार नाम भी पढ़ लेते हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, उत्तर मैसेडोनिया और फिनलैंड। तो फिनलैंड आपका कौन सा देश हो गया? 31वां देश हो गया। अब रूस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? तो रूस ने जो है कि क्या कहा, रूस ने चेतावनी दी कि फिनलैंड की नाटो की सदस्यता से उत्पन्न सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उसे प्रतिशोधी उपाय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मॉस्को ने यह भी कहा कि अगर नाटो अपने 31वें सदस्य राष्ट्र के क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक या उपकरण तैनात करेगा तो वह फिनलैंड की सीमा के पास अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। यानी कौन करेगा? रूस करेगा। यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से झटका है। वह लंबे अरसे से इसकी शिकायत करते आए हैं। वहीं गठबंधन का कहना है इससे मॉस्को को कोई खतरा नहीं। और एक चीज़ जान लीजिए कि फिनलैंड जो है वो रूस के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए उसको ज़्यादा खतरा था, इसीलिए उसने क्या किया, नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब अगला टॉपिक है हमारा, ब्रिटेन बना CPTPP का सदस्य। क्या है भाई ये? 21 मार्च 2023 को ब्रिटेन
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक के व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया है। इसे ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, यानी यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट हो जाने की घटना को ब्रेक्जिट कहा जाता है। और इसके बाद ब्रिटेन अब दोबारा एक नए संगठन जो व्यापारिक समझौता सौदा है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक में शामिल हो गया है। तो ये इसके लिए एक बड़ा व्यापारिक जो है कि समझौता रहेगा या समुदाय रहेगा। तो देखते हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक व्यापार समझौता है जो 2016 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रूप से उत्पन्न हुआ था। 2016 में उत्पन्न हुआ था। इसमें वर्तमान में 11 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस समुदाय में या इस व्यापारिक समझौते में इंडिया शामिल नहीं है। आपका CPTPP का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करके बाजार पहुंच में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर व्यापार को बढ़ाना है। 31 दिसंबर 2022 को ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जो इसे साझेदारी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश तथा CPTPP का यह 12वां सदस्य देश बना देगा। तो अब जब इसमें जो है कि शामिल हो गया है तो यह 12 सदस्य हो चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन की सदस्यता के साथ ही CPTPP 500 मिलियन लोगों के बाजार को कवर करेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। यूके सरकार के अनुमान के मुताबिक कि इसमें शामिल होने से लंबे समय में निर्यात को 1.8 बिलियन का बढ़ावा मिलेगा जो है कि यूरो जो है, और GDP में भी अनुमानित वृद्धि होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एक चर्चा थी कि अभी हाल ही में ब्रिटेन ब्रेक्जिट होने के बाद यानी यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद किस संगठन में शामिल हुआ है, तो यह पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है, टाइम 100 की सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, जो फोर्ब्स की पत्रिका आती है उसमें 100 प्रतिष्ठित महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली 6 महिलाओं के नाम हमने पढ़े थे जो भारतीय थी। और वहीं अब पढ़ रहे हैं टाइम मैगजीन जो आती है उसके 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। तो कैसे? बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल, ये इसका टाइटल है, 2023 टाइम 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पे ईरानी महिलाओं का एक ग्रुप है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि पहला जो स्थान है वो हमारे इंडियन पर्सनालिटी यानी शाहरुख खान को मिला है, और सेकंड जो स्थान है वो ईरानी महिलाओं का है जो कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं। और मैगजीन की तीसरी मतलब सूची में तीसरे नंबर पे दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन चौथे नंबर पे, जबकि फुटबॉलर लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। टाइम मैगजीन के अनुसार इस सर्वे में दुनिया भर के 12 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर वोट दिया है। शाहरुख को इस पोल में 4% वोट मिले। दूसरे नंबर पे बुर्के यानी हिजाब का विरोध करने वाली ईरानी महिलाओं को 3% वोट मिले, और ईरानी महिलाओं को मैगजीन द्वारा 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है वो किसको मिला, तो ईरानी महिलाओं के ग्रुप को मिला। इसके बाद 2% मतों के साथ तीसरे स्थान पर स्वास्थ्यकर्मी रहे जिन्होंने कोविड-19 में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। और सूची में अर्जेंटीना को वर्ष 2022 में फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले तो इनको जो है कि 1.8% वोट मिलने के साथ ये 5वें स्थान पे थे। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने अर्जेंटीना से संबंधित है, और 2022 का फुटबॉल विश्व कप भी इन्होंने ही जीता था यानी अर्जेंटीना ने। तो आगे देख लेते हैं हम इसको और भी चीज़ों को। सूची में शामिल अन्य लोगों में ऑस्कर विजेता मिशेल यो भी हैं, पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स भी हैं। तो ये सारे लोग भी इसमें शामिल हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर क्या है हमारा तीसरा टॉपिक कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा। क्या है MF हाइड्रा, तो समझते हैं इसको। नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेट ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। जनवरी 2023 की शुरुआत में हेजलमे लैंड घाट पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया। नॉर्वेजियन समुद्री प्राधिकरण ने नौका के संचालन की अंतिम मंजूरी दे दी है इसको, और यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल स्वच्छ पानी का ही उत्पादन करता है और कोई इससे जो है कि नहीं निकलता है कोई भी केमिकल या गैस। तो इसे निर्माण के बाद 2021 में डिलीवर किया गया था और 82.4 मीटर लंबा MF हाइड्रा 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकता है एक साथ। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हाइड्रोजन पर आधारित है। अगला आता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो कि जारी हो चुकी है अब। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं UNSSDN, ठीक है। तो ये इसके द्वारा जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समाधान नेटवर्क होता है सॉल्यूशन, इसके द्वारा प्रकाशित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च 2023 को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना और इतना डरा हुआ था अभी फिनलैंड कि इसने नाटो की सदस्यता 31वें देश के रूप में स्वीकार भी कर ली। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल में मुख्य जीवन मूल्यांकन प्रश्न के डेटा पर आधारित है जो मापता है कि नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। और रिपोर्ट में कुल 137 देशों की रैंकिंग की गई थी। तो फिनलैंड तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन अब हम बात सीधे सीधे करेंगे कि हमारा भारत किस जगह पर स्थित है। तो हम भारत की बात करेंगे, लेकिन अगर भारत अभी नहीं दिख रहा है तो आ जाइए यहाँ पर समझते हैं कि रैंकिंग सामाजिक समर्थन जैसे कारकों की एक श्रृंखला है, जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है। यानी ये 4 चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले नंबर पे फिनलैंड की रैंकिंग मिली है और दूसरे नंबर पे डेनमार्क को रैंकिंग दी गई है। तो हम भारत की रैंकिंग को भी यहाँ पर मेज़र कर लेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछली बार 136 से सुधर कर 126 हो गई है। तो मेजर चेंजेस देखने को मिला है, ये मेजर चेंजेस है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। हालांकि अभी भी वह नेपाल, चीन, बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 2023 में जो 2022 की रिपोर्ट आई है, इसमें अच्छी खासी इनकी रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 10 अंकों का सुधार देखने को मिला है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग को लगातार कम दिखाना रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त करता है कि इसे उथल पुथल वाले देशों की यूक्रेन और रूस की तुलना में कैसे कम किया जा सकता है। तो ये जो है कि चीज़ें हैं, और जैसे रूस जो है कि 70वें स्थान पर है और यूक्रेन 12वें स्थान पर है, इसलिए इसको कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। तो बाकी चीज़ें हमें देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। और एक और आखिरी चीज़ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे खुशहाल देशों पर भी प्रकाश डाला गया है, सबसे कम खुशहाल देशों पर, जिसमें 137 देशों में अफगानिस्तान जो है कि रैंकिंग में क्या है, सबसे नाखुश देश है, यानी कि सबसे नीचे इसका स्थान मिला है 137 नंबर पे। और भारत की क्या रैंकिंग आई है, तो 126। ये आपको याद रखना है। आइए अब हम देख लेते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखें तो 126 नंबर पे भारत है, 112 नंबर पे श्रीलंका है, 118 पे बांग्लादेश, 108 पे पाकिस्तान, 64 पे चीन और 78 पे नेपाल। तो हालांकि ये पांचों ही देश भारत से अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन भारत का भी कुछ सुधार ठीक हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम भारत की प्रगति को बिल्कुल नकारात्मक रूप में देखें। और देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों सहित जो है कि विभिन्न मानदंडों के आधार पर दुनिया भर में खुशी के स्तर का व्यापक विश्लेषण करता है, जिसमें वर्तमान जीवन संतुष्टि स्तरों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने के फीडबैक के आधार पर खुशी का अनुमान लगाती है। पहली बार यह रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई थी, तभी से यह वार्षिक आधार पर की जाती है जारी। तो किस आधार पर, ये वार्षिक आधार पर, यानी प्रति वर्ष यह रिपोर्ट आती है। अगला टॉपिक है हमारा रवांडा के द्वारा mRNA यानी कि मैसेंजर जो RNA होता है, ये हम लोग साइंस में पढ़ते भी हैं, mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश हो गया है। पढ़ते हैं इसको कि रवांडा की बात करें तो रवांडा अब mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया, जहाँ पे mRNA जो कोविड-19 से लड़ने के लिए दवाई बनाई जा रही थी वैक्सीन, वो प्रोडक्शन करने में रवांडा जो है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पहला ऐसा देश बन गया है। इसे 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक, क्या है जर्मनी की कंपनी का नाम, बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स नामक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए हैं। तो क्या दवाई का नाम भी रखा गया, बायोटेनर्स। और क्या जानकारी है, रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा लगभग 800 वर्ग मीटर की जगह से संचालित होती है और प्रति वर्ष 50 मिलियन खुराक तक का उत्पादन कर सकती है। यह अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, तपेदिक,
HIV और कैंसर के लिए नए उपचारों पर परीक्षण करने में मददगार भी होगी। और आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है कि बायोटेनर्स के मॉड्यूल सिस्टम में 2 मॉड्यूल होते हैं और प्रत्येक 6 कंटेनरों से बना होता है। पहले मॉड्यूल में mRNA का उत्पादन होता है और शुद्धिकरण किया जाता है, और दूसरे में इसे वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। एक टीका एक जैविक तैयारी है जो एक विशेष संक्रामक या घातक रोग के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि भूटान को क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया गया है। तो दोहा कतर में जो 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के LDC यानी जिसको हम कहते हैं शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब LDC की सूची से बाहर हो गया है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को UNO की ओर से 1971 में स्थापित LDC देशों के बैंड से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश बन गया, यानी कि इसके लिए पॉजिटिव रैंकिंग है दोस्तों, निगेटिव रैंकिंग नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देना कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कि भूटान के द्वारा जारी की जाती है। भूटान 1971 में पहले LDC के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर अद्भुत प्रगति की है और भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 2000 में केवल $300 मिलियन से शुरू होकर 2017 में $2.5 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें लगभग औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी 7% रही है। तो भूटान भी जो है कि बाहर हो चुका है इसमें, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ उन 46 देशों को सूचीबद्ध करता है जो LDC के श्रेणी में आते हैं। इसमें 33 अफ्रीका के, 9 एशिया से और 3 प्रशांत क्षेत्र और 1 कैरिबियन क्षेत्र से, क्योंकि ये खराब स्थिति को इंडिकेट करते हैं और भूटान ऐसी स्थिति से बाहर हो गया है, तो यानी ये भूटान के लिए सकारात्मक रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। 2021 में इस सूची से बांग्लादेश और नेपाल को पहले ही बाहर किया गया था। LDC सूची में दुनिया के सबसे गरीब देशों को रखा जाता है, यानी कि सबसे कम विकसित देशों को। इन देशों को UN की ओर से आर्थिक, तकनीकी सहित कई तरह की मदद की जाती है। LDC श्रेणी में वे देश शामिल होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3 वर्ष की औसत से $1230 की सीमा से भी नीचे होती है, और आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संभावनाओं के सभी आधार पर मानव संपत्ति सूचकांक में खराब प्रदर्शन होता है। तो ये इसलिए था, और भूटान जब इससे बाहर निकल के अब पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात चर्चा में आई है। अगला है ISA। ब्राज़ील बना पूर्ण सदस्य। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने ISA फ्रेमवर्क पर भी किया हस्ताक्षर। तो क्या है ISA, समझते हैं इसको। भारत विदेश मंत्रालय के अनुसार कॉन्गो गणराज्य ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA फ्रेमवर्क, क्या लिखा है, फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कॉन्गो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने आर्थिक राजस्व विभाग संयुक्त सचिव की उपस्थिति में ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम PM मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती ज़रूरतों के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। और ये क्या है, मंच कैसा है, क्योंकि ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में रहने वाले सभी देशों को शामिल किया जाता है मुख्य रूप से इसमें। और इसीलिए ब्राज़ील भी, जो कि आपके कर्क रेखा, मतलब कर्क पे तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो विषुवत रेखा और मकर रेखा पर आता है, तो ये ISA का भी एक पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। भारत में ब्राज़ील के राजदूत आंद्रे अरन्ना कोरिया डो लागो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव से मुलाकात की, जिसके दौरान 3 फरवरी 2023 को सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ISA के पूर्ण सदस्य के रूप में कोई भी देश अब धन प्रोत्साहन पैकेज, सार्वजनिक नीतियों और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े बहुपक्षीय प्रयासों में हिस्सा ले सकता है। आगे समझते हैं इसको। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्रदान कर दिया, तो ये भी एक उपलब्धि है ISA के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अंतर सरकारी गठबंधन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल होते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो है कि इसके बीच में जो भी देश आएंगे वो सारे देश शामिल हो सकते हैं।
30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, यानी इंडिया में। और आईएसए की कल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की मदद से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के रूप में की गई थी। अभी तक कुल 113 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि भी की है। और यूएनओ के सभी सदस्य देश आईएसए में शामिल होने के पात्र भी हैं। यह भी एक नियम है। अगला प्रश्न है, मतलब टॉपिक है आपका, कि क्रोएशिया यूरो जोन अपनाने वाला 20वां सदस्य देश हो गया है। हालांकि यूरो जोन क्या होता है दोस्तों, तो एक यूरो मुद्रा होती है जो यूरोपीय यूनियन के द्वारा चलाई जा रही है। और उस यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरो जोन कहते हैं। भले ही यूरोपीय यूनियन में 27-28 सदस्य हों, लेकिन सभी लोग यूरो जोन को अपनाते नहीं हैं। तो इसीलिए 20 सदस्य ही टोटल अपना रहे हैं, जिसमें क्रोएशिया ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो भी यूरो जोन को अपनाएगा। इसलिए यह प्रश्न चर्चा में है। टॉपिक 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया की जनता ने नए साल का स्वागत अपने देश के शेंगेन और यूरो जोन का हिस्सा बनने के साथ किया है। शेंगेन क्या है, ये भी यूरोपियन जोन से संबंधित एक शेंगेन क्षेत्र होता है। पूर्व यूगोस्लाविया का हिस्सा रहे क्रोएशिया ने 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त की और 2007 के बाद यूरोपीय संघ के विस्तार के पहले चरण के तहत 2013 में इसका सदस्य बना था। 40 लाख आबादी वाले बाल्कन देश क्रोएशिया के शेंगेन और यूरो जोन का सदस्य बनने को यूरोपीय एकीकरण की गहरी होती प्रक्रिया में मील का पत्थर माना जा रहा है। शेंगेन क्षेत्र में 42 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट मुक्त और सीमा रहित आवाजाही का क्षेत्र है, यानी पूरी यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं उन देशों के बीच में आप बिना जो है कि वीज़ा के या बिना जो है कि पासपोर्ट के आप कहीं भी घूम सकते हो उन 42 देशों में, मतलब जो भी आपके 28-29 देश हैं। इसका गठन 1985 में लग्जमबर्ग में शेंगेन शहर में किया गया था। शेंगेन समझौता लोगों, वस्तुओं और सेवाओं यानी ह्यूमन और गुड्स एंड सर्विसेज को सदस्य देशों के बीच मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति देता है। इसके लिए उन्हें सीमा चौकियों पर अपनी आवाजाही या सीमा शुल्क के कागजात दिखाकर शिनाख्त की जांच से नहीं गुजरना पड़ता है। शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 23 देश और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के 4 देश जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein आते हैं। आगे और समझ लेते हैं इसमें हम लोग कि इन देशों के नागरिकों को इनमें से किसी भी देश में जाकर पढ़ने, घूमने और काम करने और रहने की इजाज़त होती है। शेंगेन क्षेत्र के 27वें सदस्य के रूप में क्रोएशिया शामिल हो गया है। पिछले 11 साल में पहली बार किसी नए सदस्य को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है। इससे क्रोएशिया और बाकी सदस्य देशों के बीच आवाजाही में अब किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, फिर चाहे ज़मीनी यातायात हो, रेल यातायात हो या फिर समुद्र के जरिए आवाजाही हो, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहाँ पर आप जाइए, घूमिए फिरिए, रहिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं होने। वायु मार्ग से सफ़र करने वालों के लिए सभी तरह की जांच को 23 मार्च 2023 को ही समाप्त कर दी गई। यूरो जोन में यूरोपीय संघ के वो सदस्य देश आते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की जगह यूरो को अपना लिया है। अब जैसे मान लीजिए भारत जो है अगर यूरोपीय यूनियन का सदस्य होता तो भारत कहता हम अपने यहाँ जो रुपया अपनाते हैं आरबीआई का, उसे ना अपनाकर हम यूरोपीय यूनियन का यूरो जोन अपनाएंगे और उसी में सारा व्यापार करेंगे, लोकल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो उसे ही कहा जाता है यूरो जोन। तो कह रहा राष्ट्रीय मुद्रा की जगह यूरो को अपना लिया जाता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन, इनको जो है कि फोर्ब्स की 100 सूची में क्या था, पहला स्थान मिला था। कल हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया, ने बताया कि आज 34.7 करोड़ यूरोपीय नागरिक रोजाना यूरो का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें 2015 में लिथुआनिया द्वारा यूरो को अपनाने के बाद क्रोएशिया 20वां देश बन गया है जिसने अपनी मुद्रा कूना की जगह, तो इसकी मुद्रा क्या थी क्रोएशिया की, कूना थी, ध्यान देना कूना, इसकी जगह यूरो को अपनाया है। हालांकि कूना में विश्वास की कमी के कारण क्रोएशिया में लोग पहले से ही यूरो का प्रयोग करते रहते थे। तो ये भी ये पूछा जा सकता है कि अभी क्रोएशिया जो हाल ही में मतलब यूरोपीय यूनियन का जो देश बना है, क्रोएशिया बना तो पहले से ही था 2013 में ही, लेकिन इसने जो यूरो जोन मुद्रा अपनाई है तो इससे पहले इसकी कौन सी मुद्रा थी, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, क्रिस हिपकिंस जो कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में कि 21 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे की घोषणा के बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। हिपकिंस के साथ कार्मेल सेपुलोनी ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ग्रहण किया है।
क्रिस हिपकिंस पीएम पद पर इस वर्ष के अक्टूबर महीने तक रहेंगे और जिसके बाद देश में आम चुनाव प्रस्तावित होंगे। वह ऐसे समय में देश के पीएम बने हैं जिस समय वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां हैं, साथ ही लेबर पार्टी के लिए भी कम चुनौतियां नहीं हैं। जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री से बनने से पूर्व लेबर पार्टी के हिपकिंस देश के शिक्षा, पुलिस और लोक सेवक मंत्री भी थे। क्रिस हिपकिंस का जन्म 5 सितंबर 1978 को हट वैली, न्यूजीलैंड में हुआ था। तो दोस्तों ये सब तो इसकी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका कोई भूमिका नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि आपको न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा अलास्का में तेल खनन की मंजूरी का विरोध किया गया। तेल खनन की जो मंजूरी है उसका विरोध किया गया। क्यों? 156 साल पहले रूस से खरीदे गए अमेरिकी राज्य अलास्का में, रूस से खरीदे गए थे अमेरिकी राज्य को, जो है अमेरिका ने खरीदा था। अलास्का में विवादास्पद तेल खनन परियोजना को बाइडेन सरकार ने हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद इसकी तीखी आलोचना हो रही है। यानी कि जो सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी इसमें, तो आम जनता या आम नागरिकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। पर्यावरणविदों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 1954 में अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना था। यहाँ प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम पदार्थों सहित हीरे और सोने का बड़ा भंडार है। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर खनन के लिए मंजूरी दी गई थी। सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी जो कि कोनोकोफिलिप्स करीब 8 अरब डॉलर की लागत से तेल और गैस का खनन करेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट से अगले 30 सालों में 600 मिलियन बैरल तेल मिलेगा, जो कि अमेरिका के मौजूदा तेल भंडार से 1.5 गुना अधिक होगा। कंपनी का दावा है कि इससे अमेरिका को 17 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि 2,500 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसे अलास्का के इतिहास में संसाधन जुटाने की सबसे बड़ी परियोजना माना जा रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने 5 की बजाय 3 ड्रिल साइट्स को ही मंजूरी दी है ताकि जलवायु पर दुष्प्रभाव कम हो, लेकिन पर्यावरण एक्टिविस्ट मानते हैं कि चूंकि ये ड्रिलिंग देश की एक ऐसी सबसे बड़ी ज़मीन पर हो रही है जहां सिर्फ घास ही घास है, लिहाजा प्रोजेक्ट शुरू होने से वहां रहने वाले और अन्य प्रवासी जानवरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को कार्बन बम की संज्ञा दी गई है, कार्बन बम की संज्ञा दी जा रही है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे 260 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगी। कितनी? 260 मिलियन टन, और जो कि 70 नए कोयला प्लांट के बराबर होगी। लेकिन इस परियोजना को मंजूरी देना बाइडेन प्रशासन के लिए भी मजबूरी थी। खनन करने वाले जो कंपनी ने संभावित ड्रिलिंग साइट्स वाली ज़मीन को पिछले 2 दशकों से पट्टे पर ले रखा है। अगर अमेरिकी सरकार इसकी मंजूरी न देती तो यह कंपनी कोर्ट चली जाती और तब सरकार को 5 अरब डॉलर का भुगतान करना पड़ता। 30 मार्च 1967 को अमेरिका ने $72 लाख से रूस से अलास्का को खरीद लिया था, और अलास्का को कभी रूस का स्वर्ग भी कहा जाता था। यानी आज आप जो अमेरिका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अलास्का को देखते हैं वो कभी रूस का पार्ट हुआ करता था, और 1967 में खरीद लिया इन्होंने। अगला आकुस समझौता इंपॉर्टेंट है। यह आकुस समझौता अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यानी आप यहाँ से देख सकते हो अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसए, आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑकस जिसे हम कहते हैं, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके हो गया यानी ब्रिटेन, और यूएस से अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। कैसा गठबंधन है? ये व्यापारिक नहीं बल्कि सुरक्षा गठबंधन है, जिसकी घोषणा 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी। इस गठबंधन के बैनर तले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 मार्च 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात भी की है, अभी हाल ही में की है इन्होंने। आकुस के बैनर तले हुई इस मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने से के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी ऐसी सबमरीन दी जाएगी जो न्यूक्लियर पावर को जो है कि न्यूक्लियर पावर बढ़ाएगी। और इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ये डील इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। आवश्यकता पड़ने पर 2 और सबमरीन की आपूर्ति अमेरिका करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त रूप से 8 SSN आकुस सबमरीन बनाएंगे, जिसमें अमेरिकी तकनीकी का प्रयोग होगा। तो कौन कौन बना रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन।
संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में इसकी रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है। 2030 के अंत में यूके को अपनी पहली पनडुब्बी मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया इसे 2040 के प्रारंभ में प्राप्त करेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक कवर, और इसमें और भी कोई चीज़ है तो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये समझने लायक है कि आकुस संधि भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए 15 सितंबर 2021 को घोषित ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। तो कब ये घोषित हुआ? 15 सितंबर 2021 को। इस समझौते के तहत यूएस और यूके परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेंगे। तो ये कुल मिला के परमाणु पनडुब्बी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और यह समझौता सैन्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसे 5 आइज वाली खुफिया साझाकरण गठबंधन से अलग करेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल है। आकस डील के तहत परमाणु पनडुब्बी के लिए अभी से लेकर वर्ष 2050 तक $268 अरब से $368 अरब खर्च होने की संभावना है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि हथियारों के व्यापार पर सिप्री की रिपोर्ट आई है एक नई 2022 के नाम से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 13 मार्च 2023 को जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन का स्थान है। तो समझने वाली बात है कि भारत जो है कि पिछले 4 सालों में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी भारत ने सबसे अधिक आयात किया है। तो आयातक के नंबर पे भारत पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पे यूक्रेन है। और भी देखते हैं रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु क्या है इस पर। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में 2013-17 और 2018-22 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि हुई है। यानी अब यूरोपीय देश केवल व्यापार की शक्ति को ही नहीं मानते, बल्कि सैनिक शक्ति को भी बल दे रहे हैं, और अब वो हथियार वगैरह और ये सारी चीज़ें भी खरीदने में विश्वास रखते हैं। हालांकि वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। 33% अमेरिका अपने हथियारों को बेचता है अन्य देशों को, और ये 33% से बढ़कर 40% हो गई है। और जबकि रूस की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो ये 22% से घटकर 16% हो गई है। तो अमेरिका की पहले नंबर पे, और रूस दूसरे नंबर पे, और फ्रांस तीसरे नंबर पर आता है। भारत वर्ष 2018 से 22 में हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था, जो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। यानी अकेले पूरी दुनिया का 11% तो भारत के द्वारा ही आयात किया जा रहा है। तो और भी चीज़ें समझते हैं कि भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पे कतर आता है। तीसरे स्थान पे कौन आता है? कतर आता है। अब लेकिन बात करें आपूर्तिकर्ता के रूप में कि भारत को सबसे अधिक हथियार कौन आपूर्ति करता है, तो भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता में रूस 2013-17 और 18-22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिर के 45% हो गई, जबकि फ्रांस की 2018-22 के मध्य भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे है। तो भारत को जो हथियार आपूर्ति करने वाले देश हैं, तो पहले नंबर पे तो है रूस, और दूसरे नंबर पे है फ्रांस, और तीसरे नंबर पे है यूएसए। ये तीनों ही भारत को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग और भी क्या चीज़ें लिखी हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। भारत के मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की स्थिति अन्य आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है, जबकि भारतीय हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से रूस के हथियारों के निर्यात में बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो ये सारी बातें थी। और भारत ने इन 5 वर्षों की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से भी हथियार आयात किए थे, लेकिन सबसे अधिक जो आयात हुए वो किससे हुए? रसिया से हुए। अगला टॉपिक है यहाँ पर, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नाइट फ्रैंक की इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023। नाइट फ्रैंक की इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023 1 मार्च 2023 को लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक दुनिया भर में प्रमुख आवासीय संपत्ति बाजार के रुझानों और प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
रिपोर्ट में मोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है, जहां 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से में आपको 17 वर्ग मीटर जगह मिल सकती है। तो ये सबसे बात क्या हो गई यहाँ पर कि ये लंदन में स्थित एक जो है कि संस्था है, इसके द्वारा ये जारी किया गया। तो मोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महंगे शहर के रूप में आता है मोनाको। और इसके बाद आपका हांगकांग, तीसरे नंबर पे न्यूयॉर्क और चौथे नंबर पे सिंगापुर। ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, क्योंकि पहले पे तो मोनाको है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप अगर चाहते हैं घर खरीदना या घूमना, तो इतनी पहले से ही आपको पता रहना चाहिए। और सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम पहली प्राथमिकता के रूप में प्रदर्शित है, जिसमें 47% उत्तरदाताओं ने इसके प्रति आत्मीयता दिखाई है। और आगे देख लेते हैं हम लोग भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें। अच्छा, दुबई लगातार दूसरे वर्ष 44.2% वृद्धि के साथ शीर्ष पर रहा, तो ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको देख लेते हैं कि भारत के मुंबई में प्रमुख संपत्ति बाजार में 6.4% की कीमत में वृद्धि देखी गई, जिससे शहर वर्ष 2022 में पीरी 100 में 37वें स्थान पर रहा और 2021 में मुंबई 92वें स्थान पर रहा। बंगलुरु की प्रमुख संपत्ति में 3% की वृद्धि देखने के साथ शहर 63वें स्थान पर था, जो कि 2021 में यह 91वें स्थान पर था। और दिल्ली में 1.2% की वृद्धि के साथ ये 77वें स्थान पे हो गया, जबकि 2021 में 93वें स्तर पे था। तो अगला यहाँ पे टॉपिक है कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म। रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग। इस स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा GPT-3 तकनीक का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। फ्यूचरी के CEO डैनियल एनस्टैंडिंग ने कहा कि उनकी कंपनी ने रेडियो को बचाने के लिए रेडियो GPT बनाया है। यह प्रौद्योगिकी अप्रैल 2023 के मध्य तक रेडियो स्टेशन पर शुरू होने वाली है। इसमें पोर्टलैंड स्थित अल्फा मीडिया और रोजर स्वार्ट एंड मीडिया शामिल हैं। आगे देखते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान। तो जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम के विशेषज्ञों ने 1 फरवरी 2023 को जारी ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में जो बंगलुरु की ट्रैफिक ने इसे 2022 में दुनिया में ड्राइव करने वाला दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला धीमा स्थान घोषित किया है। सिटी सेंटर एक शहर क्षेत्र है जो शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों को कवर करते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में आता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर में ट्रैफिक गंभीर है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी को भी औसतन जो है कि आधे घंटे का समय लगता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर लंदन है, जहां लोगों को 10 किलोमीटर जाने में लगभग 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सिटी सेंटर के मामले में तीसरे और चौथे स्थान पर डबलिन और आयरलैंड है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ छठे स्थान पर मिलान इटली और पुणे भारत है, यानी कि बंगलुरु और पुणे ये दोनों ही भारत के प्रमुख स्थान हो जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत आराम से लोग जो है कि गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि स्पीड चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुरंत ही आगे कोई ना कोई ट्रैफिक सिग्नल होगा, भीड़ होगी, जाम होगा, बहुत सारी चीज़ें। और भारत के अन्य भीड़ भाड़ वाले शहरों में नई दिल्ली 34वें नंबर पे और 47वें नंबर पे मुंबई है। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट के 12वें संस्करण 2022 के दौरान 6 महाद्वीपों पर 56 देशों के 389 शहरों को कवर किया गया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स दुनिया भर के शहरों और उनके यात्रा समय, ईंधन लागत और CO2 उत्सर्जन को मापता है। इससे पता चलता है कि कितना CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। मूल्यांकन केवल ड्राइविंग करते समय टाइम की हानि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धन, पर्यावरणीय प्रभाव आदि जैसे अन्य कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन में प्रति मील संचालित CO2 उत्सर्जन को ध्यान में रखा गया है। यह अनुमान लगाया गया कि EV यानी तो ये सारी चीज़ें थी। और आगे हम लोग देखते हैं कि व्यस्त समय के दौरान प्रति मील कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में बेंगलुरु 5वें स्थान पे है। और रिपोर्ट के अनुसार लंदन जो है कि कार्बन उत्सर्जन प्रति चालित मील के कारण जो है कि प्रमुख उत्सर्जक देश के रूप में जाना जाता है।
और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे देखिए ये कोई डिटेल्स हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अभी तक तो हम लोगों ने सुना था कि इंसान को दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी दफनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो कैसे होगा, पढ़ते हैं इसको। डेनमार्क ने उत्तरी सागर, नॉर्थ सागर जो होता है नॉर्थ सी के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना ग्रीन सैंड का उद्घाटन किया है। क्या किया है? ग्रीन सैंड का उद्घाटन जो है कि अभी हाल ही में किया है, डेनमार्क के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो ये समझते हैं कि इस तरह डेनमार्क विदेशों से आयातित जो कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के अंदर दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। CO2 कब्रिस्तान, जहां वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट किया जाता है, एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर स्थित। वहीं अगर हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटर्स हॉल डीए के नेतृत्व में ग्रीन सैंड परियोजना से 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन CO2 को स्टोर करने की उम्मीद है। तो ये एक नई योजना चालू की गई है ग्रीन सैंड, और इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को उपयुक्त तो माना गया है। क्यों? दशकों से हो रहे तेल और गैस उत्पादन के बाद इस क्षेत्र में पहले से ही पाइपलाइन संभावित भंडार स्थल हैं, इसलिए वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका रिपोर्ट से, जो कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 IQ एयर द्वारा मार्च 2023 को जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 लगभग 7,323 शहरों और 131 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होते हैं उस पर आधारित है। IQ एयर स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो विश्व भर में सरकार से और अन्य संस्थानों एवं संगठनों द्वारा संचालित मतलब निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती। कैसी रिपोर्ट है ये? वार्षिक रिपोर्ट। और PM 2.5 एक प्रकार का वायुमंडलीय कण है जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़े में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी यह प्रवेश कर जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। रिपोर्ट में विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देश कौन से हैं। तो सबसे प्रदूषित देश में पहले नंबर पे आता है आपका चाड, और भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत हमारा आता है 8वें नंबर पे। तो हमें दो देशों का याद रखना है। मान लो पहले नंबर पे चाड आता है, लेकिन भारत 8वें नंबर पे आता है, जहाँ विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में इसको काउंट किया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग। उल्लेखनीय है कि WHO द्वारा वार्षिक PM 2.5 स्तर 5 ग्राम प्रति मिली क्यूब की सिफारिश करता है। और विश्व में जो है कि सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करेंगे तो इस बार लाहौर को दर्जा दिया गया। ये लाहौर पाकिस्तान का जो है कि लाहौर, यहाँ पर जो PM 2.5 है, इसके अनुसार यह सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है कि क्षेत्र माना जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका भिवाड़ी आता है पूरी दुनिया में। तीसरे नंबर पे भिवाड़ी और चौथे नंबर पे भारत। भिवाड़ी ये आपका हरियाणा में आता है और दिल्ली आपका जो है कि चौथे नंबर पे आता है। तो ये दो शहर भी आपके PM 2.5 के अनुसार बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर माने गए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा इसको। और अगर हम देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों की सूची में 19 तो एशिया से हैं, और इस 19 में भी अकेले भारत से कितने 14 हैं। तो भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। अब अगला क्या है आपका। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। तो महिलाएं भी अब सैन्य सेवा में जाएंगी। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। पिछले महीने कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं की भर्ती की गई थी, यानी इनको भर्ती किया गया। और कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। कितने वर्ष से बीच के? 18 से 24। अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है, और यह सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है कि अनिवार्य नहीं है, जबकि पुरुषों के लिए तो अनिवार्य है। और अगर हम आगे देखते हैं तो कोलंबियाई सेना में करीब 2 लाख सैनिक हैं, जिसमें लगभग 1% महिलाएं हैं। वे अभी तक सैन्य विश्वविद्यालयों से या प्रशासनिक नौकरियों के आवेदन के साथ इसमें शामिल होती थी, लेकिन अब यह ऑप्शन स्वैच्छिक रूप में ओपन कर दिया गया। अगला टॉपिक है 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन। तो जो 5th नंबर पे भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन है उसकी बात है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में संपन्न हुआ।
आसियान और भारत के वक्ताओं ने व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पर जो है कि इनके द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई थी अपनी। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था, रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना था। यह भारत और कुआलालंपुर के 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच 3 दशक से अधिक लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। तो 2023 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया? भारत आसियान मित्रता वर्ष। और वर्तमान में जो आसियान में 10 सदस्य देश हैं, इनके नाम देख लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये 10 जो सदस्य देश हैं वर्तमान में इसमें शामिल हैं। यह सम्मेलन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा भी देता है। हालांकि यह एक क्षेत्रीय समूह है, रीजनल ग्रुप है, जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। यह अगस्त 1967 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में आसियान संस्थापकों द्वारा आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित हुआ। आसियान देशों की कुल आबादी 664 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भी है। तो एक बड़ा जो है कि योगदान रहता है इसमें। तो भारत और आसियान के बीच सहयोग क्या क्या हो सकते हैं? तो भारत और आसियान ने नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीति भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करके अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। वहीं भारत इस क्षेत्र में भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय IMT राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। और ये जो कालादान मल्टी मॉडल है दोस्तों, ये म्यांमार में स्थित है। तो कहाँ पे? तो भारत और म्यांमार के बीच में यह संबंध स्थापित किया जा रहा है। और आगे देख लेते हैं हम लोग। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तुओं पर और 2014 में सेवाओं में एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्ष हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा और हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने की पुष्टि करते हैं। आसियान भारत सहयोग कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और आगे हम देखते हैं ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप जो रिपोर्ट होती है 2022 की, तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक द्वारा 8 फरवरी 2023 को ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप यानी थ्रेट मतलब होता है संकट, तो इस तरीके की एक रिपोर्ट जारी की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों पर हुए कुल साइबर हमलों में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन की हिस्सेदारी 45% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक हमला झेलने वाला देश रहा। यानी एशिया में जो सबसे अधिक हमले हुए वो भारत पर हुए। और रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर अगर हैकर्स द्वारा सर्वाधिक हमला किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। तो शीर्ष पर रहा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जहां विश्व में सबसे अधिक साइबर हमला झेलने वाला देश रहा, वहीं इस मामले में भारत की रैंकिंग दूसरी रही, क्योंकि एशिया में तो पहले है ही है, एशिया के साथ विश्व में ये दूसरे नंबर पे है। और 2022 में भारत को लक्षित करने वाले साइबर हमलों की संख्या में 24.3% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं 2022 में शीर्ष 5 साइबर हमला झेलने वाले देश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, रूस और चीन। 2022 में सर्वाधिक साइबर हमला मल्टीपल उद्योगों और सरकारी क्षेत्र में दर्ज किया गया। और साइबर सेक IT सुरक्षा के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण के साथ एकीकृत व्यावसायिक सूचना सुरक्षा समाधानों का प्रयास करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स। और ये जो है कि दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 21 फरवरी 2023 को जारी किया गया। तो कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। और इस सूचकांक में शामिल कुल 55 देशों में शीर्ष स्थान पर तो अमेरिका रहा और सबसे नीचे जो है कि वेनेजुएला का स्थान रहा। तो अब बात करेंगे भारत का यहाँ पे स्थान कहाँ पर रहा है। तो देखिए इसमें कई प्रकार की 50 अद्वितीय संकेतकों में से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का मूल्यांकन करता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि शीर्ष देश कौन है। तो टॉप पर जो है कि अमेरिका रहा और दूसरे नंबर पर यूके रहा है। किस में रहा है? ये आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और भारत की रैंकिंग अगर हम बात करेंगे इसमें, तो भारत किस नंबर पे है? तो भारत की स्थिति इस सूचकांक में शामिल 55 देशों में से 38.64 स्कोर के साथ 42वीं है। कौन सी है ये? 42वीं। और 2022 में भारत 43वें पे था और 2021 में 40वें पे था। तो 2021 की अपेक्षा देखा जाए तो भारत की स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन उभरते बाजारों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम है जो आईपी संचालित, यानी कि ये हो जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और सूचकांक में भारत के अलावा ब्रिक्स देशों की स्थिति चीन 24 नंबर पर है, ब्राज़ील 36 पर है, दक्षिण अफ्रीका 45 पर है और रूस 54 पर है। तो दक्षिण अफ्रीका और रूस ही जो है कि हमसे बाद में है। और सूचकांक में जो है कि कुछ अन्य देश भी हैं जो कि प्रमुख स्थिति रखते हैं, जैसे जापान 6ठे नंबर पे है, स्पेन 9 नंबर पे, सिंगापुर 11 पे है। तो शीर्ष पर आप देखोगे तो शीर्ष पर आपको देखने को मिला यूएसए फर्स्ट रैंकिंग पे। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की रैंकिंग 42 है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यह भी इम्पॉर्टेंट है 2023। जर्मनी स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 31 जनवरी 2023 को जारी की गई। दुनिया के कुल 121 देशों या क्षेत्रों के लिए तैयार इस सूचकांक में जहां शीर्ष यानी जहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार होता है वो है डेनमार्क, और जहां सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है वो है सोमालिया, जो कि हॉर्न ऑफ सिंह यानी हॉर्न ऑफ जो सिंह जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न मतलब होता है सिंह, अफ्रीका का सिंह एक तरीके से। भारत के लिए पिछले वर्ष 2021 का यह सूचकांक 40 आंकलित था और 180 देशों में 85वां स्थान भारत का था। लेकिन 2023 की रिपोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो भारत के लिए सूचकांक 40 ही है, परंतु 180 देशों में गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से भारत का स्थान 85वां ही बना हुआ है। तो कोई ज़्यादा जो है कि प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, यानी भारत में आज भी भ्रष्टाचार बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है। तो डेनमार्क जो है कि पहले नंबर पे है, जबकि भारत की बात की हमने तो वो 85वें नंबर पे आज भी बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं इसको और भी कि इस वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस सूची में सबसे निचला स्थान दक्षिणी सोमालिया को मिला, जो कि सबसे अधिक भ्रष्ट है और इस प्रकार यह सर्वाधिक भ्रष्ट देश के रूप में दिखाया गया है। सोमालिया 5 वर्षों से इस सूची में सबसे निचले स्थान पर था। पिछले वर्ष वह नीचे से दूसरे स्थान पर था। 13 सूचकांकों के साथ सीरिया व दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से नीचे स्थान पर थे और 14 सूचकांक के साथ वेनेजुएला जो है कि इस सूची में एक स्थान ऊपर यानी 177 में है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी जो है कि, और भारत के पड़ोसी देशों में को छोड़िए, बस भारत को देखिए कि 85वें रैंकिंग पे और इसको जो सूचकांक स्कोर मिला है वो 40 मिला है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग अभी घटनासार को कंप्लीट कर लेंगे 3 से 4 दिन में, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र ई दृष्टि का भी करंट अफेयर, ताकि आप लोगों के लिए दोनों ही बुकें यहाँ पर अवेलेबल रहें प्लेटफॉर्म पर और आपको यहाँ पर परेशानियाँ ना उठानी पड़े। आप दोनों ही चीज़ों को करंट अफेयर्स कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपके लिए समस्याएं कम रहें। तो आगे देख लेते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाला देश सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश यानी सबसे नीचे दर्शाया जाता है। अब आता है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 11 जनवरी 2023 को लंदन की परामर्श संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या सूचकांक 2023 जारी किया है और इसमें 199 देशों के पासपोर्ट शामिल किए गए तथा यात्रा के 227 गंतव्यों में पहुंच सुविधाजनक होने के लिए इन्हें रैंक दी जाती है। और यह बात ध्यान रखना कि इस सूचकांक को त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। कितने मास पे? त्रैमासिक आधार पर, यानी हर 3 महीने पे जारी होती है।
2023 के लिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान तो जापान के एयरपोर्ट को मिला, जो विश्व के 193 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का एक साथ संयुक्त रूप से है। और अगर हम बात करेंगे इसमें भारत की, तो भारत का अगर हम नंबर देखते हैं दोस्तों, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। 199 देशों के इस सूचकांक में भारत को मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ संयुक्त रूप से 85वां स्थान इसमें भी प्राप्त हुआ। अर्थात दुनिया भर के 59 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, और पिछले वर्ष से 2 स्थान का सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले वर्ष से 87 नंबर पे था। आगे है भारत प्रत्यायन प्रणाली में 5वें स्थान पे। तो क्या होता है ये भारत प्रत्यायन प्रणाली में 5वें स्थान पे है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग देता है, जिसमें 2020 में भारत प्रत्यायन में दुनिया में 9वें स्थान पे था, और वर्तमान में जो है कि वो कौन से स्थान पे आ चुका है? तो 5वें स्थान पे आ चुका है 2023 में। तो ये एक अच्छी मतलब इम्प्रूवमेंट है, तो ये यहाँ पर आपके लिए जानकारी रहेगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आता है एक एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट्स रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पे है भाई। तो नागरिक विमानन महानिदेशक द्वारा 10 फरवरी 2023 को जारी बयान के अनुसार भारत विमानन सुरक्षा रैंकिंग एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग स्कोर में उल्लेखनीय सुधार के साथ 112वें स्थान से सीधे खसक के 55वें स्थान पर आ गया। और ये एक बहुत ही बड़ी जो है कि उपलब्धि है यहाँ पर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एविएशन यानी कि जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं, तो इसमें कितनी सेफ्टी के तौर पे देखा जा रहा है कि कोई देश कितनी अधिक सेफ्टी का पालन करता है। तो भारत 55वें नंबर पे आ गया है। अब आते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 2022। ध्यान दीजिएगा कि अभी COP17 मतलब 15 दूसरा भी चल रहा था UNCCT का, ये COP15 ये भी है, और आपका COP27 भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक में मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप याद रखिएगा अलग अलग COP को। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है, जो इस देश के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित है। तो कितना? विश्व में 30% भूमि, तटीय क्षेत्रों वगैरह वगैरह, और वर्तमान में 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण हो रहा है। लेकिन अब यह इसमें लक्ष्य रखा गया है कि अब हम अगले एक दशक में, यानी इसी दशक में 2030 तक हम 30% भूमि का संरक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति की चिंताजनक विध्वंसक पर लगाम कसने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा की है, और सभी सदस्य देशों द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। तो क्या हुआ है यह समझौता? तो इसको समझते हैं। इस समझौते के तहत धरती के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात की गई है, और जैव विविधता से जुड़ी फंडिंग के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से हर साल $200 अरब जुटाने और 2030 तक विकासशील देशों को करीब 3 करोड़ यानी $30 अरब की सालाना संरक्षण मदद दी जाएगी। तो हर साल $200 अरब जुटाए भी जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट स्रोतों से, और साथ ही साथ हर साल $30 अरब का सालाना जो है कि संरक्षण मदद भी की जाएगी। 2025 तक यह राशि सालाना कम से कम $20 अरब बढ़ाने की मांग की गई है, और इस धनराशि से वो मानव जनित कारणों से लुप्त होने का संकट झेल रहे जीवों की मदद के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीमेंट हुए थे यहाँ पर कि 2030 तक जो है कि आपको कैसे भी करके इसे रोकना है, यानी 30% क्षेत्र को आपको जैव विविधता के अंतर्गत लाना है। और अगर हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें तो और कुछ खास है नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि भारत ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर भी देने की बात की है इस पे।
और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि भारत के संदर्भ में, तो यह भारत की प्राकृतिक खेत कृषि को की प्राथमिकता रही है। और भारत की ओर से वार्ता में शामिल हुए थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पल बताया इसे, जो है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के 30% क्षेत्रफल को कवर करेंगे। और इसी के साथ सम्मेलन में कोलंबिया के नेतृत्व और जर्मनी के समर्थन से 23 देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत स्थापित एस्केलेटर पार्टनरशिप के द्वारा सरकारों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 सप्ताह तक चले जैव विविधता सम्मेलन पर जीडीपी मतलब सीजीपी जो 15 था, COP 15 में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। और अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, जो कि कभी भी इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हम लोग इसको जो है कि सामान्यतः फोकस में नहीं रखेंगे परिवार नियोजन सम्मेलन की बात को। तो हम लोग इसे फोकस में न रख के हम लोग आगे चलते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो कौन सा ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, किताब में वही टॉपिक हमें पढ़ने जो लगभग बार बार एग्जाम्स में आते हैं या जिसके आने की संभावना बनी रहती है। ये नहीं कि जो भी टॉपिक दिया वो सारा का सारा पढ़ लें। अगर सारा ही पढ़ना है तो दोस्तों मैंने PDF दे रखी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप समझ के पढ़ते हैं मेरे साथ तो शायद जल्दी चीज़ें याद होंगी। और आप फिर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्लास में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं, आप आराम से मोबाइल निकालिए, हमारी वीडियो को डाउनलोड रख लीजिए और आराम से सुनते रहिए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और PDF में कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो पाता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा वार्षिक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 या सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत ने टियर 4 देशों में 60.19 के स्कोर के साथ 110वीं वैश्विक रैंक प्राप्त किया। तो कितनी रैंक प्राप्त मिली भारत को? 110वीं। और अगर टियर 1 के हिसाब से देखें तो यानी उच्च आय वाले देशों में इसके स्कोर के साथ नॉर्वे सीट्स पर रहा है। कितने पर है? सीट्स पर रहा है। और आगे देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा बनाए गए राज्यों और जिलों के लिए SPI 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रस्तुत किया गया। भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के विवेक देवराय द्वारा 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में जारी किया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय और पानी तथा स्वच्छता जैसे घटकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण 65.99 का उच्चतम SPI स्कोर भी मिला है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर इसी तरीके से आप देखेंगे तो अब इसमें कुछ खास नहीं है, तो ये आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। और अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत का अगर हमें रैंक देखना है तो भारत किस नंबर पे आता है? 110 नंबर पे आता है। और अगर सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स में आता है आपका नॉर्वे। कौन आता है? नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है कि फर्स्ट नंबर पे है। बाकी आप इसको भी देख सकते हैं कि दक्षिणी सूडान जो है कि 30.65 स्कोर के साथ 169 स्थान पर सबसे नीचे रहा है। कहाँ रहा है? सबसे नीचे। और अगर हम बात करें 2022 में SPI भारत में पुदुचेरी सबसे ऊपर है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा बनाए गए राज्यों और जिलों के लिए SPI 2022 आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था राज्यों और जिलों के लिए SPI 2022 के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 707 जिलों का मूल्यांकन किया गया। और इस ढांचे में राज्य स्तर पर 89 और जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा G20 का 17 जो है कि शिखर सम्मेलन, जो कि हमारे बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और यहीं से जो 18 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता हमारे प्यारे भारत को मिली, और इसमें भी यूपी के आपके 4 जिलों में ये आयोजित हो रही है। तो हम इस पर भी पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा को इसी में और आगे G20 का। तो हमारा अगला टॉपिक है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। विश्व की विकसित और प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। आइए इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो सम्मेलन हुआ था वो 2022 में संपन्न हुआ था। बाली में नूसा दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ही रहा, क्योंकि इस सम्मेलन के समापन पर भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई। और आज तक ये पहली बार हुआ है कि G20 जब से स्थापित हुआ है तब से पहली बार ही है कि भारत को सदस्यता मिली है। औपचारिक रूप से भारत को 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल ली गई है और 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी, जिसे हम आगामी 18वां शिखर सम्मेलन भी कहेंगे। और इसका जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। तो G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की मेज़बानी में 17वें जो शिखर सम्मेलन की भागीदारी हेतु बाली में उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के अतिरिक्त सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया था। और इसकी जो थीम थी G20 की, जो इंडोनेशिया का 17 हुआ था, वहाँ पर रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थीम याद रखनी है आपको। और सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में आसन्न खाद्य संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अनाज की खाद्य की कमी कल के खाद्य संकट का कारण बन सकती है। इसके लिए दोनों सप्लाई चेन को मजबूत कर बनाने का आह्वान किया दोनों की। और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां संघर्ष विराम करने और डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने की अपील की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर टकराव की स्थिति इस शिखर सम्मेलन में बनी रही। ऐसे में भारत व अन्य सहयोगी देशों की मध्यस्थता से बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी हुआ। ठीक है, तो ये 16 नवंबर को जारी हो जाता है और अंततः भारत द्वारा कही गई बातों को ही महत्व प्रदान करते हुए वर्तमान संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीति एवं वार्ता के रास्ते को ही महत्वपूर्ण बताते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यही रहेगी कि शिखर सम्मेलन के समापन सत्र G20 में की अध्यक्षता का प्रतीक चिन्ह इंडोनेशियाई राष्ट्रपति विडोडो ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सौंप दिया है। तो अब भारत जो है कि इसकी अध्यक्षता करेगा और भारत में जो है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, यानी आपका जो 30 नवंबर आता है उसमें 2023 तक भारत के पास पूरी 1 वर्ष की अध्यक्षता रहेगी और सितंबर 2023 में शिखर वार्ता होगी। और जो पूरे भारत में लगभग कई सौ बैठकें यहाँ पे आयोजित होंगी, जिसमें यूपी में ही 4 जिलों में आयोजित की जाएंगी। अब अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। आसियान की 40वीं और 41वीं शिखर बैठक। 40वीं और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच कंबोडिया की राजधानी नोमपेन में हुआ था। महामारी फैलने के बाद से दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देशों के नेताओं के बीच यह पहली प्रत्यक्ष बैठक थी, जिसमें वो लोग सामने बैठकर बात करते हैं। अदरवाइज वो वर्चुअल में ही कर रहे थे कोरोना के समय। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन ने हिस्सा लेने वाले देशों के नेताओं से वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने और आसियान साझे भाग्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ाने का प्रयास करने पर आह्वान किया। और इस आसियान के जो वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ ही 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्लस आसियान +3 सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और हर साल 2 बार क्रमशः पहली छमाही और दूसरी छमाही में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का आसियान शिखर सम्मेलन भी महामारी के प्रभाव के कारण एक साथ ही आयोजित करना पड़ा। अदरवाइज हर 6 महीने पर जो एक इनका ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन में हुन सेन ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि 2022 आसियान की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है और इस समय अंतर आसियान एकजुटता को मजबूत करने, आसियान की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने, क्षेत्रीय समृद्धि स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान देश सामूहिक सहयोग की भावना को कायम रखते हुए महामारी के बाद आर्थिक सुधार, क्षेत्रीय सुधार, जलवायु परिवर्तन और मुद्दों पर बहुपक्षीय वार्ता शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा की गई। तो ये सारी चीज़ें थीं और वहीं पर एक थीम भी रखी गई थी, आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। यह थीम भी रखी गई थी इसमें। और वर्ष 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन अब इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन के इतर 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी चलाया गया था और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तो 40वीं 41वीं तो हुई ही थी, साथ में 19वां आसियान भारत और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 से 14 नवंबर तक कंबोडिया यात्रा पर भी थे। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और आसियान भारत संबंधों की यहाँ पर 30 वर्ष की पूरी वर्षगांठ हो गई, जिसे आसियान भारत मैत्री के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले 1992 में ही आसियान के साथ भारत के संबंधों की शुरुआत की गई थी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो इसमें
1992 से 2023 तक आते आते पूरे 30 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए इसको मैत्री वर्ष भी आयोजित किया गया। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें रहेंगी देखिए हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप रिवीजन करते समय भी फालतू चीज़ों को न पढ़ें। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के अनुरूप आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी कायम करने पर बल दिया गया। और साथ ही साथ 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष मनाने के मतलब में पूर्ण सहयोग का आह्वान किया कि इसको मोटे अनाज का वर्ष मनाने में भी सहयोग दिया जाए आसियान देशों के द्वारा। अगला टॉपिक है COP27 की जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो COP22 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जो हुआ था UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज पर हुआ था और दलों का सम्मेलन जिसे आमतौर पर COP27 के रूप में जाना जाता है 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। और जो COP26 हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत रणनीति का जो है कि परिचालन किया, पंचामृत रणनीति थी और वो ग्लासगो इंग्लैंड में है। और जो COP28 होगा वो आपके UAE में होगा यानी सऊदी अरब अमीरात में होगा। COP27 यानी कि COP27 की अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने की। 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो 1992 से यह समझौता जो है कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है यह सम्मेलन। और आगे देखते हैं इसमें जो जानकारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसका उपयोग सरकारों द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल होने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए किया जाता है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35,000 प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भी इसमें भागीदारी दर्ज की। और भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है कि यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल के रूप में शामिल हुए थे। और आगे देखते हैं तो इस सम्मेलन या यह सम्मेलन मूलतः 18 नवंबर को ही समाप्त होना था, किंतु लॉस एंड डैमेज फंड यानी नुकसान व क्षति कोष के मुद्दे पर विकसित देशों को सहमत करने के लिए इसे 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले वर्ष नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 में प्रतिबद्धताएं जो की गई थी उस पर विचार विमर्श किया गया। आगे देख लेते हैं हम इसको। अच्छा, आगे देखिए कोपेनहेगन 2015 में हुए COP15 में इसके 100 अरब डॉलर की निधि बनाने पर निर्णय लिया गया था और 2020 से यह राशि विकासशील देशों को प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जानी थी, किंतु विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे क्योंकि वो लोग आपस में ही पूरे पैसे को जुटा नहीं पाए। और विकासशील देशों द्वारा यह मुद्दा प्रतिवर्ष COP सम्मेलन में उठाया जाता रहा है कि जो आप हमें पैसा देने वाले हैं वो कब देंगे भाई, हमें पैसा देंगे तभी तो हम जो है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहयोग दे पाएंगे अपना। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, उनकी रोकथाम करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए क्लाइमेट फंडिंग का मुद्दा COP27 में भी प्रमुखता से छाया रहा। और इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति लॉस एंड डैमेज फंड के गठन के लिए विकसित देशों की सहमति रही और इस सहमति के लिए ही सम्मेलन को 2 दिन और आगे बढ़ाना पड़ा, यानी कि वो फिर 20 नवंबर तक चला। और नुकसान एवं क्षति कोष के तहत धनी देश जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं से भविष्य में निर्धन देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सहमत हुए। लॉस एंड डैमेज के लिए बनाने वाले फंड के स्वरूप पर कोई निर्णय COP26 में नहीं हो सका। यह भी तय नहीं हुआ कि इस फंड में कौन सा धनी देश कितना योगदान करेगा। इस मुद्दे को अगले सम्मेलन के लिए टाल दिया गया, यानी कि UAE में इस पर जो है कि निर्णय किया जाएगा। तो जो अगला सम्मेलन होगा इसका UNFCCC की पार्टियों का आगामी समय COP28 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को आयोजित होगा, यानी कि 2023 में इस साल आयोजित होगा दुबई में। आगे चलते हैं हम लोग और टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के पार हो रही है और भारत की भी जनसंख्या लगभग 40 लाख अधिक हो चुकी है चाइना से। 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के पार हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे, यानी 1 अरब की जो वृद्धि हुई है वो लगभग 12 वर्ष में हुई है। और इसी तरह 8 से 9 अरब पहुँचने में लगभग जो समय लगेगा उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि जो लगभग समय लगेगा वो कितना लगेगा, 15 वर्ष लगेगा। तो यानी 1 अरब 7 से 8 आने में 12 वर्ष लगे, लेकिन 8 से 9 आने में जो है कि आपको 15 वर्ष लगने
लगेंगे। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे 15 वर्ष तो 2037 तक लगभग विश्व की जनसंख्या 9 अरब हो जाएगी। और बात करते हैं कि विश्व की जो 50% से अधिक जनसंख्या वाले केवल 7 देश हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील। इन्हीं में जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या पूरी दुनिया की टोटल 50%। और 2030 तक पृथ्वी पर कुल 8.5 अरब जनसंख्या और 2050 तक लगभग 9.5 अरब जनसंख्या हो चुकी होगी। तो ये पूरी जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी नहीं दोस्तों, हो गई है। और कितने लाख अधिक है? लगभग तो 39 लाख अधिक जो है कि जनसंख्या है हमारी भारत की चाइना से अधिक हो चुकी है। ये अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड आया है जो है कि यूएनओ के द्वारा जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर और चीज़ों को देखें तो जो इकोसोक यानी कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के जो विभाग की वर्ष 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स शीर्षक से जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक विश्व जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में 50% वृद्धि जो है कि इन देशों में होगी, जो कि पिछड़े देश हैं, कांगो, मिस्र, इथोपिया। भारत हमारा अग्रणी देश है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया। तो इन देशों में ही मुख्य रूप से ज़्यादातर वृद्धि देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की 2/3 जनसंख्या ऐसे देशों में है जहाँ पे प्रश्न नंबर 2.1 है, यानी एक महिला पूरे जीवन काल में लगभग 2.1 बच्चे पैदा करती है या उससे कम। भारत की जो वर्तमान में जो रिपोर्ट आई थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें 2.2 से घट के 2.0 आ चुकी है। तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अगर हम देखें आयु संरचना में परिवर्तन के चलते आर्थिक वृद्धि में तेजी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लाभ, जिन्हें डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, ये प्राप्त होने लगे हैं। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का कुल जनसंख्या भाग जो है 2022 में 10% से बढ़कर 2050 तक 16% होने वाला है। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की औसत आयु 77.2% हो रहने का अनुमान है, जो कि 2021 में 71 वर्ष है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन की उम्र भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी होगी कि कहीं ना कहीं वो सभी लोगों को एक जीवन दान प्रदान करती रहेगी। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है सिप्री की दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची एक जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पे हम रक्षा कंपनियों की सूची को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यह पढ़ना जरूरी है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, कि सिप्री के द्वारा किसको बताया गया है कि कौन सा देश जो है कि सबसे अधिक जो है कि हथियारों को खरीदता है। तो आप यहाँ देखेंगे, मिल जाएगा लास्ट पॉइंट में, कि भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और अमेरिका तथा चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश भी है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमने डेटा पढ़ा था नेशनल वाली न्यूज़ में, तो वहाँ पे आ चुका है कि भारत जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश हो चुका है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब आता है, और जो खर्च करने की बात आती है तो तीसरे नंबर पे जो है कि भारत हमारा आता है, कि जो दुनिया में क्या करता है, हथियारों पर सबसे अधिक खर्च करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की जो सूची है, हालांकि बीबीसी द्वारा पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछा था फोर्ब्स की महिलाओं की लिस्ट पूछी जाती है, और वो हम लोगों ने नेशनल न्यूज़ में कवर कर लिया था, जिसमें 6 महिलाएं हैं, आपकी निर्मला सीतारमण हैं, और फाल्गुनी नायर हैं, किरण मजूमदार शाह हैं, फिर सोमा मंडल हैं, और साथ ही साथ आपकी माधवीपुरी बुच हैं, और एक महिला और है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कल उस चीज़ को डिस्कस किया है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं लास्ट क्लास में। तो पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो आज हम लोग न्यूज़ देखते हैं बीबीसी की, वो यही न्यूज़ होती है, ने दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित की, जिसमें राजनीति, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और साहित्य जैसे कई क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से 4 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल हैं, जबकि फोर्ब्स में 6 महिलाएं। तो जो भारत की तरफ से 4 महिलाएं शामिल हैं, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, और लेखिका ये गीतांजलि श्री, जिन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड लिखा था, मतलब कि रेत की समाधि, और इस पर उनको बुकर पुरस्कार भी मिला था, और इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। तो ये 4 लोगों के नाम आपको याद रहने चाहिए कि बीबीसी के द्वारा टॉप 100 में इनको रखा गया है, और फोर्ब्स के द्वारा टॉप 100 में उन 6 महिलाओं को भी रखा गया। बस इतना ही आपको यहाँ पर जानना है। एक चीज़ और देख लीजिए, इस साल पहली बार बीबीसी ने पिछली 100 महिलाओं में से कुछ उन महिलाओं को नामांकित करने के लिए कहा है जिन्हें 2022 की सूची में जगह पाने के लायक समझते हैं। और अगर देखते हैं कि सूची में शामिल वैश्विक स्तर की महिलाओं में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटेल, यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की, जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी हैं, और म्यूजिक स्टार, इन सभी लोगों को जो है कि क्या किया गया है, इस आंदोलन में जो है कि जगह, मतलब इस लिस्ट में इनको जगह मिली है।
और आगे देखते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसमें अगर हम देखते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, बस इसमें दो चीज़ जाननी है, भारत की रैंकिंग कितनी है और कौन इसे जारी करता है, क्योंकि और इसमें डिटेल से कोई प्रश्न नहीं बन सकता है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करेंगे जो 2022 में आया है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार कर 61वां स्थान प्राप्त किया है। अमेरिकी स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की गई, क्योंकि इन्होंने 6 स्थान में सुधार किया है और कहा गया कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। जो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल रही है मोबाइल के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट अलग अलग 4 क्षेत्रों जैसे कि टेक्नोलॉजी और पब्लिक गवर्नेंस एंड इफेक्ट, इनमें 58 वेरिएबल के प्रदर्शन के आधार पर विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडीनेस परिदृश्य माप करता है और इस 131 देशों में 61वें नंबर पे भारत को रखा गया है। तो एक अच्छी बात है और अच्छा जो है कि यहाँ पे रिकॉर्ड है। यहाँ समझते हैं इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है 2021 में 49.74 था, जो 2022 में सुधर के 51.19 हो गया। भारत ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा एकाग्रता में शीर्ष स्थान लिया। देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान, दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में तीसरा स्थान, आईसीटी सेवा निर्यात में चौथा स्थान और एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन व एआई वैज्ञानिक प्रकाशन में 5वां स्थान। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी सब कैटेगरी में भी अलग अलग कौन कौन सा स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें सीट्स पर कौन है नेटवर्क वाले में, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका सीट्स में आता है और जबकि आपका भारत 61 नंबर पे आता है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसको सामान्यतः 2022 को नवंबर 2022 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, तो इसे कौन जारी करता है? सीसीपीआई को जर्मन वॉच, आप शॉर्ट नाम भी याद रख सकते हैं, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन्होंने 59 देशों में से भारत को 2 स्थान का सुधार करते हुए 8वें नंबर पर पहुंच गया है भारत यहाँ पर। तो भारत 2 रैंकिंग में सुधार करके 8वें नंबर पे आ गया, जबकि इससे पहले 10वें नंबर पे था। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन अच्छा सूचकांक यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें देखेंगे आप कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में भारत को उच्च रेटिंग दी गई है, वहीं जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणियों में इनको मध्यम रेटिंग दी गई है। तो उच्च और मध्यम रेटिंग में ही जो है कि हमारा भारत जो है कि अच्छा प्रदर्शन करने के साथ बना रहा। और अगर हम बात करें तो 3 पर्यावरणीय संगठन होते हैं जिसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023, जिसमें एक तो हो गया जर्मन वॉच, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा होता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित करती है। ठीक है, तो ये 3 जो है कि संस्थाएं इसको जारी करती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। और रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों के लिए जो रैंक है वो किसी भी देश को नहीं मिली, यानी कि शुरुआत ही 4 से की गई है। अगर हम ओवरऑल में देखें तो भारत जो है कि हमारे चौथे नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि जब शुरू में ही 4 से शुरू किया गया है, पहला दूसरा तीसरा तो खाली है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो डेनमार्क को चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है और रैंकिंग में स्वीडन जो है कि 5वें, चिली 6ठे, मोरक्को 7वें और भारत 8वें पे है। तो अच्छा लगता है जो है कि अब अगर हम टॉप 10 के अंदर रहते तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि चलो भाई भारत कुछ तो प्रयास कर रहा है ना। चीन जो कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है दुनिया में, इस साल की सीपीआई रैंकिंग में 13वें स्थान से गिरकर 51वें स्थान पे चला गया। सोचो कितनी घटिया रैंकिंग हुई। और अमेरिका तो 52वें नंबर पे आ गया। तो ये थी जो है कि रैंकिंग, आप देख सकते हो इस तरीके से कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही जो इस आपके रैंक थी वो तीनों ही ब्लैंक हैं, और चौथे पे सीधे डेनमार्क और 8वें पे भारत हमारा है, जो अच्छा सुधार किया इसने। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देखोगे कि सूचकांक में सबसे बुरा प्रदर्शन, तो सबसे बुरा प्रदर्शन यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम देखें कि भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते पर है, जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए ट्रैक पर नहीं है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। और इसमें और कोई अगर काम की चीज़ होगी
फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक जानकारी ये दी गई है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रशासन सूचकांक के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की भी घोषणा की है। और नेट जीरो का अर्थ होता है कि वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैसों और बाहर निकाली गई ग्रीन हाउस गैसों के बीच संतुलन प्राप्त करना ही हमारा टारगेट होता है। तो यही होता है यहाँ पर इसका मुख्य रूप से। अब आती है ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। तो इसमें आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। तो भारत को स्थान कौन सा मिला है, तो ये हमें देखना है कि भारत की रैंक चीन जो कि 49, इजराइल 50 और तुर्की 54 से आगे बढ़ के 48 आ गई है। यानी भारत की रैंकिंग कितने में आई है, 48। और जबकि 4 साल पहले भारत इसी में 102वें नंबर पर आता था, मतलब घटिया प्रदर्शन था। लेकिन अब धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी इस चीज़ में सुधार किया और विमानन सुरक्षा में 48 नंबर पे आया। और इसीलिए हमारे यहाँ विमानन सुरक्षा इतनी अच्छी है कि विमानन सुरक्षा में कोई क्रैश नहीं होता है, कोई हाईजैक नहीं होते हैं। तो ये हमारी एक सुरक्षा प्रोटोकॉल को शो करता है। इसमें बात करेंगे तो 6 क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें लेग, ORG, PIL, OPS, AIR और AGA। तो ये सारे जो है कि क्षेत्र होते हैं, लेकिन इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है और उसके बाद UAE, तो सेकंड नंबर पे आपका UAE आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक लिस्ट में पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे UAE और 48 नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश भी आ जाता है। तो टॉप 50 में हमारा भारत देश शामिल हो गया है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। देखिए, जब अच्छा प्रदर्शन करेगा भारत सरकार के द्वारा तो कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है और फिर हमें ये लगता है कि नहीं, हम भारत के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं हमें भी अपना योगदान देना चाहिए भारत की इस श्रेष्ठता में और इस सफलता में जो है कि। तो हर एक नागरिक के योगदान से ही होता है, सरकार के अकेले करने से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं सामूहिक हत्याओं, यानी जिनको हम कहते हैं मॉब लीचिंग। ठीक है, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। ठीक है, भारत 8वें स्थान पे है। US थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पे है जो 2022 और 23 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम रहा है। मतलब यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा है सामूहिक हत्याओं का। किसी व्यक्ति को मॉब लीचिंग के माध्यम से आप मार देते हो, ये सारी चीज़ों में भारत 8वें नंबर पे आ चुका है। अगर हम और देखें 2022-23 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इस वर्ष की सूची में शीर्ष पर है और यह लगातार तीसरी सूची है। मतलब पाकिस्तान लगातार 3 साल तक टॉप पर आया कि यहाँ पे मॉब लीचिंग सबसे अधिक होती है। और यमन दूसरे नंबर पे, म्यांमार तीसरे नंबर पे, तो हमारा भारत भी दूर नहीं है 8वें नंबर पे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक रूप से जो है कि लोगों को मार दिया जाता है और इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो बस यही चीज़ जानी थी। अगला है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार रिपोर्ट आ रही है कि ग्लोबल स्तर पे जो वाटर रिसोर्सेज है, जल संसाधन, क्योंकि देखिए तीसरा जब विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के समय में। तो नवंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस वैश्विक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। यह रिपोर्ट 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होती है। पहला, धारा प्रवाह, यानी किसी भी समय नदी धारा के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा। स्थलीय जल भंडारण, भूमि की सतह और उप सतह के सभी जल की मात्रा। हिममंडल, पहाड़ जिन्हें प्राकृतिक वाटर टावर्स कहा जाता है, अनुमानतः 9 बिलियन लोगों के लिए नदियों और मीठे जल की आपूर्ति का स्रोत भी होते हैं ये। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि साल 2001 और 2018 के बीच UN वाटर ने बताया कि सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74% जल से संबंधित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जल की वजह से भी ये चीज़ें हुई। और मिस्र में जो नवंबर 2022 में COP27 आयोजित हुआ, वहाँ पर सरकारों से अनुकूलन प्रयासों में जल को एकीकृत करने का अनुरोध किया। पहली बार COP में जल के महत्व के परिणामों को दस्तावेजों के संदर्भ में संदर्भित किया गया। और अगर हम देखते हैं कि 6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल तक अपर्याप्त पहुंच है और 2050 तक बढ़कर यह 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। यानी इन्हें प्रति महीने जो है कि जल नहीं मिल पाता है सही ढंग से। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड दिया गया है। और आगे देखते हैं हम इसमें, तो मीठे जल के संसाधनों के वितरण, मात्रा, गुणवत्ता में हुए परिवर्तन संबंधी समझ पर्याप्त नहीं है। इस गैप को भरने और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। अब आता है हमारा एक अगला टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी
रैंकिंग। देखिए क्यूएस जो होता है, जब ये जो रैंकिंग जारी करता है, यानी कि क्वाक्वेरेली साइमंड्स, तो ये केवल एशिया की यूनिवर्सिटी को कवर करता है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को कवर नहीं करता। तो इसमें केवल और केवल आपको एशिया की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्यूएस द्वारा हाल ही में जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में अब इसे भी स्थान यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं आईआईएससी बेंगलुरु यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर स्थित है। देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर स्थित है। और इसके अलावा टोटल 19 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो टॉप 200 की सूची में अपनी जगह बनाते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल में 40वें स्थान पे था। वहीं आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पे था। और ये दोनों ही आईआईटी जो है कि बॉम्बे और दिल्ली टॉप 50 यूनिवर्सिटी में जो है कि शामिल हुए हैं। और ये अच्छी बात है इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और अगर आप देखोगे तो 52 नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है, और ये भारत में भी टॉप रैंकिंग में 1, 2, 3 इस तरीके से आते हैं। और अगर आप देखोगे इस रैंकिंग में, तो आप देखना कि 66वें नंबर पे हमारा यूपी का स्पेशल आईआईटी कानपुर भी आता है, जो कि यूपी में पहले नंबर पे, अगर देखोगे तो पहले नंबर पे आएगा ये। अच्छा, बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में जो शीर्ष प्रदर्शन के मामले में चीन की पेकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पे, ये पिछले साल भी थी और इस साल भी ये पहले ही नंबर पे है। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे नंबर पे है, और सिंचुआ विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे आती, जो कि चीन की है। तो ये यूनिवर्सिटी हमेशा जो पहले नंबर पर रही है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई पेकिंग वालों का। अगला टॉपिक है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आइए समझते हैं इसके बारे में भी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। दुनिया के विभिन्न देशों में भूख की स्थिति को प्रदर्शित करने के संबंध में ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 विश्व भूखमरी सूचकांक वैश्विक स्तर पर 15 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। तो यहाँ पर भारत के लिए एक सबसे विकराल स्थिति दिखाई गई है कि कुल 136 देशों की इस रिपोर्ट में भारत में भूख की स्थिति न केवल गंभीर श्रेणी में रखा गया, बल्कि विगत वर्षों की तुलना में खराब भी बताया गया। तो भारत की श्रेणी क्या है, खराब और गंभीर दोनों ही स्तर पर है। 2021 की बात करेंगे तो 128 देशों में भारत 101 नंबर पे था, और वहीं अब वर्तमान में इस वर्ष 121 देशों में 107 नंबर पे हुआ। यानी देशों की संख्या कम हुई है, तो भारत का प्रदर्शन 100 के नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये तो और घटिया हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि गंभीर और ख़राब स्थिति में है। तो भारत की जो रैंकिंग है इस बार वो कितनी है, 2023 में 107 रही है। और इस मामले में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर ही दिखाई गई है। वो अलग बात है कि यहाँ पे संख्या कम है, जनसंख्या कम है, इसीलिए वहाँ पे खाद्य संकट ज़्यादा नहीं है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखोगे तो श्रीलंका 64 पे है, म्यांमार 71, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, और तो हमारा चिंटू भाई पाकिस्तान वो भी 99, और अफगानिस्तान ही एक ऐसा है जो हमसे पीछे है, यानी 109 नंबर पर है। अदरवाइज सारे बेहतर हैं हमसे जो है कि। और भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखो, श्रीलंका 64, म्यांमार 71, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, भारत 107, अफगानिस्तान 109। तो ये सीरीज़ में है, ये बढ़ते हुए जो एक सीरीज़ में दिखाया गया है। और अगर हम आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या देखा जाता है, हाँ यहाँ पे लिख रहा है विकसित देशों के लिए यह सूचकांक आंकलित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जब उनके आगे लिखी गया विकसित देश, तो विकसित का तो मतलब ही हो गया ना कि वहाँ पे गरीबी या भुखमरी टाइप की इस तरीके की कोई भी चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। भूख के मामले में जो देश भारत की से भी खराब स्थिति में है वो कौन से हैं, तो सबसे अंतिम पे अगर आप देखोगे तो यमन आएगा 121वां, जो कि सबसे नीचा स्थान होता है, सबसे निचला स्थान इसमें देखने को मिलता है। तो और अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है ना हमें दोस्तों, हमें तो वो चीज़ें पढ़नी जो इम्पॉर्टेंट हैं, हम लोग उसको बात करेंगे। और यहाँ पे ये सब कोई चीज़ नहीं कि कौन से देश में क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि भूख की स्थिति मापने के लिए आप पैरामीटर क्या यूज करते हैं, क्या क्या मापदंड होते हैं। तो इसमें टोटल देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब 2 गैर सरकारी संगठनों, एक होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का, और दूसरा होता है वेल्ट हंगर लिफ जिसको हम कहते हैं, या हाइफ कह सकते हो आप, जर्मनी का। तो जर्मनी और आयरलैंड के द्वारा जो है कि जारी की जाती है। 2017 तक यह रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित एक संस्थान था IFPRI द्वारा जारी की जाती थी। हालांकि 2018 से ये दोनों संगठन ही जारी कर रहे हैं, और इसमें 4 मापदंड होते हैं।
अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कम पोषण मिलना, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि बच्चों में जो है कि कमजोरी आना, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चार जो है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि बाल मृत्यु दर, तो इन चारों ही मापदंडों के आधार पे इसको जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं चारों मापदंड, ये आपको पता रहने चाहिए। और अगर हम देखें तो इसमें चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य हो गया कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडर वेट बच्चों के अनुपात से है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के अनुपात का माप है। यानी चाइल्ड स्टंटिंग होता है कि एक 5 वर्ष के बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए उससे वो कम हाइट का यानी बौना दिख रहा है, और 5 वर्ष से कम बच्चों का जो वजन होना चाहिए उससे अगर वो कम वजन में है तो चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन, ये जो है कि वर्ल्ड स्तर पे सारी रिपोर्ट जारी करता है, जबकि अभी हमने पढ़ा क्यूएस जो एशिया रैंकिंग थी वो एशिया यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है, जबकि टाइम्स क्या करता है, हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग को कवर करता है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी, और टाइम्स की इस वर्ष यानी कि 2023 के लिए जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखेंगे। लेकिन उसके बाद पहले हम ये देखते हैं कि इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 भारतीय संस्थान इस बार शामिल हुए, जो कि पिछले वर्ष 71 से अधिक हैं। पिछली बार 71 थे, किंतु इनमें से कोई भी संस्थान अभी दुनिया के शीर्ष 250 की सूची में स्थान नहीं बना पाया। अगर हम बात करें कि दुनिया में अगर 250 जो है कि इंस्टीट्यूट की लिस्ट अगर देखें तो उसमें भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं शामिल है। 250 के बाद शामिल होना शुरू होता है, और उसमें भी जो पहला नंबर मिलेगा 75 में पहला, तो भारतीय स्थानों में IISc बेंगलुरु को मिलता है शीर्ष स्थान, जबकि जो हमने QS रैंकिंग देखी थी तो वहाँ पे इसको 52वें नंबर के साथ तीसरे नंबर पे दिया जाता है भारत में। तो देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने टाइम्स हायर एजुकेशन ताज़ा रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 के शीर्ष 500 संस्थानों में भारत के 5 संस्थान हैं, वहीं टॉप 600 में 9 संस्थान हैं। तो आप देख सकते हो कि ये लिस्ट कई हज़ार यूनिवर्सिटीज़ की होती है, तभी तो 75 यूनिवर्सिटी यूपी मतलब इंडिया की देखने को मिल रही है। लेकिन टॉप अगर हम 250 के बाद देखते हैं टॉप 500 में, तो उसमें हमारी पहली नंबर पर आती है IISc बेंगलुरु। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी आगे कि जो वो अब यहाँ पर देखते हैं इसको कि 13 विभिन्न जो मानक होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का है, उसके बाद क्रमशः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, स्टैनफोर्ड अमेरिका, मैसाचुसेट्स या MIT अमेरिका के स्थान पे। हालांकि अमेरिका में जो MIT थी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट नंबर पर हमेशा रहता था, लेकिन इस बार ये गिर के 5वें नंबर पर आ गया है। तो MIT अमेरिका 5वें नंबर पर है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। अब आता है आपका ग्लोबल जो COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ मिस्र में, वहाँ पे 9 देश ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो COP27 में ही जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 9 देशों ने ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की सदस्यता ग्रहण की। तो समझते हैं इसको कि नवंबर 2022 में आयोजित COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए 11 नवंबर 2022 को 9 नए देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या किए? 9 जो है कि नए देशों ने हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं, और जो इस प्रकार हैं 9 देश इस प्रकार हैं, कौन कौन से? ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कोलंबिया, आयरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और जापान। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। तो इसको हम गोवा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? गोवा, क्योंकि ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा सितंबर 2022 में की गई थी। यह अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और कहा गया है कि IRENA और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि 2050 तक अपतटीय पवन क्षमता को 60 गीगावाट से बढ़ाकर 200 गीगावाट तक करने की लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादक है, और यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक जो है कि पवन ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है। अब अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का संगठन। जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ वो तो हुआ उज्बेकिस्तान में, और SCO की जो 23 यानी कि जो 2023 में 23वां शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग, फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि आज की ही क्लास में आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाए।
संघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और सहित अन्य एससीओ सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, यानी एक तो सभी के साथ एक साथ वार्ता करना और फिर अलग अलग जो है कि मीटिंग्स करना अलग अलग कमरे में बैठ के, और इस कड़ी में पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात की। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, और यह यूपी स्पेशल भी हो जाएगा आपका ये टॉपिक, क्योंकि वाराणसी शहर को शिखर सम्मेलन के दौरान 16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। एससीओ के नेताओं ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन किया है। तो 22-23 में जो पहली राजधानी बन रही है सांस्कृतिक रूप से, वो कौन बन रही है? बनारस बनेगी। समरकंद घोषणा पत्र की बात करें, जो उज्बेकिस्तान के समरकंद में क्या घोषणाएं की गई थीं, तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज समरकंद घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दस्तावेजों को एक समूह को मंजूरी दी गई, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, सतत आर्थिक विकास, परिवहन और संचार संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक संवाद को गहरा बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। आगे चलते हैं। सदस्य देशों ने वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूलन पर जोर देते हुए विश्व व्यापार संगठन WTO के जल्द से जल्द समावेशी सुधार के महत्व पर भी इन्होंने जोर दिया है, इस बात पे कि भाई ये भी सुधार होने चाहिए इसमें। तो ये सारे सुधार की बात हो रही है। आगे चलते हैं हम लोग, और भी टॉपिक्स जो इसमें हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट बातें तो उसको समझते हैं। जैसे एससीओ ने दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की निंदा की और आतंकवाद का समर्थन करने वाली स्थितियों को खत्म करने का भी संकल्प लिया है। एससीओ सदस्यों ने दुनिया में निरंतर परमाणु निशस्त्रीकरण के संकल्प को दोहराया है। एससीओ के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता जो है कि सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और एक आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत को मिली है 2023 एससीओ की मेज़बानी। तो 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा, और यह 23वां शिखर सम्मेलन होगा, और भारत ने एससीओ की अगली अध्यक्षता उज्बेकिस्तान से ग्रहण की है। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को इसके लिए शुभकामनाएं दी और पूर्ण सहयोग की बात भी कही है। इस वक्त एससीओ के सदस्य देशों की बात करेंगे तो टोटल इसमें 8 सदस्य हैं। पिछले साल तुर्की को 9वां सदस्य बनाने की बात हुई थी। बेलारूस भी पूर्णकालिक सदस्यता चाहता है। फिलहाल भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ही इसमें शामिल है। लेकिन एक तान वाला जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान है, वो इसमें शामिल नहीं है। और 4 देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला हुआ है। वहीं 6 देश जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका को संवाद भागीदार राष्ट्र यानी कि डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बीजिंग में है। और अब आती है आपकी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। तो ये टॉपिक है हमारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पे था, और जो कि पिछले साल यानी कि 2021 में वो 131वें स्थान पे था। तो एक स्थान की गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पर। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का प्रकोप, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और जलवायु संकट ने 90% देशों के मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव डाला है, और ये चुनौतियां भारत के मानव विकास सूचकांक जो मूल्य हैं उनके लिए भी जिम्मेदार हैं। 2021-22 में 2020 की रिपोर्ट में जो है कि 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई है, और नए विश्लेषण के अनुसार इस कमी ने देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है। और अगर हम देखते हैं आगे तो इस बार रिपोर्ट में जो है कि सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड और सबसे निम्न स्थान पर है दक्षिणी सूडान, और भारत कितने पे है? तो 132वें नंबर पे है। तो बस इतना ही आपको जानना चाहिए कि उससे ज़्यादा काम नहीं है जानने का।
आगे देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका रैंकिंग में भारत से ऊपर है। वहीं नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार HDI में भारत से नीचे हैं। श्रीलंका को 73वीं रैंक मिली, चीन को 79, भूटान को 127, बांग्लादेश को 129 और नेपाल को 143 और म्यांमार को 149 और पाकिस्तान को 161 और भारत को कितनी मिली है 132 मिली है। और सबसे अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो यह रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसमें 4 मापदंड होते हैं टोटल: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। अगर बात करें भारत की स्थिति कैसी है इसमें, तो वैश्विक रुझानों की तरह भारत के HDI में 2018 में 0.645 था, 21 में 0.633 तक की गिरावट को जन्म के समय गिरती जीवन प्रत्याशा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष हैं और औसत वर्ष 6.7 वर्ष हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.25 लाख जो है कि है, यानी एक साल में एक व्यक्ति इतना लगभग कमाता है। तो ऐसा इनका मानना है। हालांकि भारत में जो है कि इतना कोई कमाता नहीं है एक साल में। अगर इतना कमाता तो भारत के पास अच्छी खासी एक आमदनी होती, भारत के लोगों की गरीबी संख्या कम होती, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है। यानी भारत जो है कि इन सभी पर काम कर रहा है। और नवीनतम जो भारत को नवीनतम HDI मान 0.633 के आधार पर मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है और 191 देशों की सूची में भारत को 132वां स्थान दिया गया है। जबकि 2020 में ये जो स्थान था ये 131वें स्थान पे भारत था। बात करें भारत ने लैंगिक विकास सूचकांक में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना स्थान रखा है, तो 132वां स्थान यहाँ पर पहले से ही है। महिला जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष से घट के 2021 में 62.8 वर्ष हो गई है। तो ये भी एक जानकारी रखनी जरूरी है यहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं अब हम, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा हमें। तो आई थिंक 1-2 रिपोर्ट वगैरह जानकारी रखने के लिए कि मानव विकास रिपोर्ट जो थी HDR 1990 से जारी की जाती है और यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से डेवलप किया गया था। लेकिन नाम जो होता है मुख्य रूप से इन्हीं का दिया जाता है। क्या होता है, नाम इन्हीं का मुख्य रूप से आता है कि भाई महबूब उल हक ने ही इसको डेवलप किया है। यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस रिपोर्ट का लक्ष्य अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना है। आगे देखते हैं, अगर हम इसकी थीम को देखें तो 2021-22 की जो थीम थी, अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, ये था। अब आता है हमारा अगला 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 20 से 25 जून 2022 को किगाली, रवांडा में आयोजित की गई। 22 जून 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए रवांडा के 4 दिवसीय दौरे पर जो किए गए हुए थे। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। किगाली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के समापन पर लिविंग लैंड्स चार्टर की घोषणा भी की गई थी। गैर बाध्यकारी इस चार्टर में, यानी ये बाध्यकारी नहीं है, इस चार्टर में उल्लिखित है कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास एवं स्थायी प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए भूमि क्षरण को रोकेंगे। और इसमें 4 परिणाम दस्तावेजों को स्वीकार किया गया, जिसमें था चोगम विज्ञप्ति, बाल देखभाल और संरक्षण सुधार पर किगाली घोषणा, सतत शहरीकरण पर घोषणा और कॉमनवेल्थ लिविंग लैंड्स चार्टर। और कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन लिविंग लैंड्स, इसको हम कॉल भी कहते हैं। और देखा जाए तो राष्ट्रमंडल में 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रमंडल वर्तमान में कितने देश हैं, 54, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इस संघ के जो अधिकांश देश हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेश रह चुके हैं। जैसे भारत हो गया हमारा, ये भी उपनिवेश ही रहा था ब्रिटेन का, तो हमने बहुत सारे संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त की, तो ये भी इसमें शामिल है और इसका मुख्यालय लंदन में है। अगली बैठक 2024 जो कि चोगम में 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी सामोआ द्वारा की जाएगी और यह पहला प्रशांत देश है जिसे यह मेजबानी मिली है। अगला है भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में चौथा और अनुपालन में 5वां स्थान है। तो यानी कि भारत की 2 रैंकिंग एक साथ दे दी गई है। भारत की जो जलवायु प्रतिज्ञा है और महत्वाकांक्षा इसमें चौथे नंबर पे है और अनुपालन यानी उसको इम्प्लीमेंट करने में भारत 5वें नंबर पे है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज ने
8 सितंबर 2022 को प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पेरिस समझौते के लिए भारत को अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में 5वां और महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया है। इस अध्ययन रिपोर्ट में 8 देश अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब है या सऊदी अरब ही होगा, और रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, साथ ही यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल हैं। जबकि यूरोपीय संघ EU ने इसमें शीर्ष स्थान का दावा किया, संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुपालन में नीचे और महत्वाकांक्षा में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो बस इसमें इतना ही जानना था कि अनुपालन की श्रेणी में अगर आप देखोगे तो भारत 5वें नंबर पे आएगा, महत्वाकांक्षा की श्रेणी में देखोगे तो भारत 4थे नंबर पे आएगा। तो जलवायु परिवर्तन को करने के लिए जो महत्वाकांक्षा है वो भारत की 4थे, और इसमें जो अनुपालन हो रहा है वो 5वें नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 में विश्व के नेताओं ने 12 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही जानना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं जिसकी घोषणा 1948 में की गई थी, उसमें स्वस्थ पर्यावरण को भी एक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो UNGA, जिसे हम कहते हैं UNGA, UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली महासभा ने 28 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है, और भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया है, क्योंकि भारत क्या कहता है कि भाई स्वस्थ पर्यावरण तो हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुंच एक मानव अधिकार होता है, सार्वभौमिक मानव अधिकार। 193 सदस्यीय महासभा में 161 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। हालांकि बेलारूस, कंबोडिया, चीन, इथोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रूस, सीरिया ने खुद को इस मतदान से दूर रखा। तो भारत के 2 पड़ोसी शक्तिशाली देश चीन और रूस, और साथ ही साथ इन तीनों ने जो है कि इन लोगों ने मिलकर भारत मतलब इस मतदान से दूर रखा अपने आप को, और भारत ने इस पर चिंता भी व्यक्त की कि ऐसी स्थिति में आप जो है कि एक पर्यावरण स्वस्थ होना चाहिए, आप लोग अपने आप को ऐसे क्यों अपने आप को मतलब मतदान से दूर रख रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की विषय है कि ये लोग बाहर रह रहे हैं। UN महासभा में यह प्रस्ताव मूल रूप से कोस्टारिका, मालदीव और मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड ने जून 2022 में इसे प्रस्तुत किया था। तो ये था आपका जो है कि एक छोटा सा पॉइंट। और अब आता है हमारा, जर्मनी ने लॉन्च किया दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, बस नहीं ट्रेन, बस तो हमारे पुणे में भी चल गई है, लेकिन ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 24 अगस्त 2022 को जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है, जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी, और पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकरण पटरियों पर यह संचालित होती थी। पहले गैर विद्युतीकरण पटरियों पर होती थी, लेकिन अब ये जो है कि हाइड्रोजन से चलेगी, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई। और देखें तो बस इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बस एक ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन ट्रेनों से कोई प्रदूषण नहीं होता है, न ये ट्रेन शोर पैदा करती हैं। ये ट्रेन के संचालन केवल भाप और वेपोराइज्ड वाटर का उत्सर्जन करते हैं, और जो वाष्पीकृत जो जल होता है वो कभी भी हमारे वायुमंडल को जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाता है। और यह जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग का विस्तार करने का समर्थन भी करता है। ओके, तो ये हो गया। बात करते हैं अगर इसकी किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम द्वारा निर्मित चमकीले नीले रंग की कोराडिया आइलैंड ट्रेनों का संचालन क्षेत्रीय रेल कंपनी LNVG द्वारा किया गया है। तो बस इतनी जानकारी रखनी है। तो बस इतना जानना है कि आपको जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की है। और ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। 5 देशों के समूह ब्रिक्स, जिसमें ब्रिक्स का मतलब हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका 14वां शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को संपन्न हुआ। चीन की मेज़बानी में यह सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। कैसे आयोजित किया गया? वर्चुअल तरीके से। 5 सदस्य देशों के शासन प्रमुख, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। तो आपको 5 देशों के जो है कि जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनके नाम भी पता रहें। और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि ये जो मीटिंग्स हुई थी वर्चुअल तरीके से हुई थी। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसेर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। इस थीम के साथ 14वें शिखर सम्मेलन में व्यापार, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, स्वास्थ्य, परंपरागत औषधियों, पर्यावरण आदि के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय मंचों पर ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग आदि के मुद्दे पर चर्चा के विषयों को शामिल किया गया था। इसमें जो है कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सम्मेलन के समापन पर जारी बीजिंग घोषणा पत्र के
में रूस यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच वार्ता का समर्थन किया गया। साथ ही इसमें कहा गया कि इस संबंध में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद में विभिन्न स्तरों पर अपना रवैया स्पष्ट किया है। आगे देख लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में 4 और देशों के जुड़ने तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित किए जाने का स्वागत घोषणा पत्र में किया गया कि इसका एक रीजनल कार्यालय खुलेगा भारत में, और 4 अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स द्वारा ही विकसित कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA व एनर्जी रिसर्च कॉपरेशन प्लेटफॉर्म की प्रगति पर भी संतोष घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया है। तो ये थी आपकी जानकारी की चीज़ें। और आगे क्या है और इसको देख लेते हैं। तो कोविड-19 महामारी व अन्य चुनौतियों के बावजूद इनसे निपटने में ब्रिक्स देशों में एकजुटता के लिए प्रसन्नता इसमें व्यक्त की गई। और कोविड जो वर्ष 2023 में जो ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी अब दक्षिण अफ्रीका को करनी है। किसको करनी है? दक्षिण अफ्रीका को। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन में इकोनॉमिस्ट ग्रुप इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रति वर्ष यह जारी की जाती है। और 2022 के लिए अगस्त 2022 में जारी ऐसी रैंकिंग में प्रमुख 173 शहरों के लिए जो है कि यह आंकलित किए गए थे, जिसमें दिल्ली और मुंबई क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर इनको रैंकिंग दी गई है। तो बस इतना ही आपको जानना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शीर्ष स्थान पे जो है वो वियना है, जबकि कोपेनहेगन और ज्यूरिख दूसरे और तीसरे पर आते हैं। तो बस इतना ही इसमें जानने वाली चीज़ है और कोई ज़्यादा खास इसमें है नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग और अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। बाकी इसमें देखिए कुछ इतना खास नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी इसे पढ़ना है तो आप पूरी PDF को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप, क्योंकि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें से आप ज्वाइन कर लीजिए इसको और वहाँ से आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की वर्ष 2022 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में से 135वां स्थान भारत को दिया गया। तो कितना स्थान दिया गया? 135वां स्थान, जो कि पिछले वर्ष 138 थे। सिडनी स्थित इस संस्थान की वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई, जिसमें 163 देशों के लिए शांति सूचकांक जो है कि आंकलित किए गए थे। और सबसे सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड को घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आइसलैंड को सबसे अधिक शांति वाला देश भी घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हो सबसे नंबर 1 पे आइसलैंड है, फिर न्यूजीलैंड, फिर आयरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया, इस तरीके से हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को नंबर जो मिला है वो कितना मिला है? 135 नंबर मिला है, 135। चलिए भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 19, नेपाल 73, चीन 89, श्रीलंका 90 और बांग्लादेश 96। और भारत आपका प्यारा सा 135 नंबर पर है। ज़्यादा रिकवरी इसने नहीं की है दोस्तों। और अगर हम बात करें सर्वाधिक अशांति वाला देश अफ़गानिस्तान को दिखाया गया कि सबसे अंतिम स्थान पे जो है कि मतलब ये रिपोर्ट में सर्वाधिक अशांति वाला, जबकि इसके एक स्थान ऊपर 162वें स्थान पे यमन तथा 161वें स्थान पे सीरिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और टॉपिक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक को। पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी देखती है? येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा मानकों के आधार पर किया जाता है। और ये जो मानक होते हैं वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्ष आच्छादित आदि मानक के आधार पर यह पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि 2022 की यह एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया। कितने देश शामिल हुए? 180 देश। और चिंता की तो यह बात है दोस्तों कि भारत इसमें जो है कि सबसे नीचे है, 180वां स्थान, यानी कि पिछली वर्ष तो 2021 में 168 स्थान पे था, लेकिन इस बार तो एकदम नरक मचा दिया है इन्होंने, इतना ही घटिया रैंकिंग दी है 180 नंबर पे। 2022 की इस रिपोर्ट में कहा गया कि एयर क्वालिटी की बेहद खतरनाक स्तर और ग्रीन हाउस गैसों की तेजी से बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण भारत को 180 देशों की सूची में सबसे नीचा स्थान दिया गया। आई थिंक ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें भारत को सबसे नीचे रैंकिंग दी गई है। अदरवाइज ठीक ठाक देते हैं सब में जो है कि भारत को रैंकिंग। 2022 की इस रिपोर्ट में भारत का जहां सबसे नीचे 180 नंबर पे स्थान है, वहीं पड़ोसी देखो अफगानिस्तान 81 पे, भूटान 85, श्रीलंका 132, चीन 160, पाकिस्तान 176। मतलब ठीक ठाक रैंकिंग है, लेकिन भारत की रैंकिंग तो लगता है भारत से कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है इन लोगों की। खैर बात करते हैं अगर हम
पर्यावरण संरक्षण के मामले में 2022 की ताज़ा रिपोर्ट में शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है। शीर्ष स्थान किसे मिला है? डेनमार्क को मिला है। तो बस इतना ही यहाँ पर जानना था। और भारत सरकार ने पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में देश को दी गई सबसे निचली रैंकिंग 180वीं रैंकिंग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब हमारा टॉपिक है अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। 3 मई 2022 को फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है और सूचकांक में नॉर्वे को जहां शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं उत्तर कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। तो यानी कि नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला और उत्तर कोरिया सबसे निचले स्थान पे है। सूचकांक में शामिल 5 देशों में नॉर्वे के बाद जो है कि आपको मतलब डेनमार्क दूसरे पे है और स्वीडन तीसरे और एस्टोनिया चौथे नंबर पे है। तो नॉर्वे जो है कि यहाँ पे शीर्ष देश के रूप में जाना जाता है अगर हम बात करते हैं तो। और परफॉर्मेंस में अगर हम देखते हैं तो भारत का अगर हम रैंक देखते हैं तो सूचकांक में भारत 41 स्कोर के साथ 150वें स्थान पे बना रहा। कितने स्थान पे बना रहा? 150वें स्थान पे। तो बस इसमें आपको बस इतना ही जानना था और जो है कि खास इसमें ज़रूरत नहीं है इसमें। और अब हमारा आखिरी टॉपिक मतलब एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।